students, welcome back. So now again I am back with the new chapter और इस बार हम इसको थोड़ा आराम से समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा हेडेक वाला टॉपिक है सबके लिए. I'm discussing the second topic, that is mechanical properties of fluid. क्या पढ़ना है क्वेश्चन बैंक में से हम सारा डिस्कस करेंगे अभी. पहले तो ये बात समझ लो कि इसमें तीन सेगमेंट है. एक तो हाइड्रोस्टैटिक है, एक सरफेस टेंशन है और एक हाइड्रोडायनामिक्स है. ठीक है, तो बहुत सारा सिलेबस रिमूव कर दिया है इसमें से ड्यू टू कोविड. ठीक है, तो कोविड सिचुएशन की वजह से रिड्यूस सिलेबस में से काफी कुछ हट गया है. तो ये एक अच्छी बात है कि चैप्टर जो बहुत डिफिकल्ट बनने वाला था वो काफी इजी बन गया. ठीक है, तो आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि स्टार्टिंग का पार्ट जो है, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ द पार्ट जहां से प्रेशर स्टार्ट हो रहा है 2.3, तो वहां के आगे से सब कुछ रिमूव कर दिया. मतलब प्रेशर, मोनोमीटर क्या है, पास्कल लॉ, विस्कॉस लॉ, ये सारा रिड्यूस कर दिया, सिलेबस से निकाल दिया. तो सिर्फ आइडल फ्लूइड क्या है उतना ही पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है उतना ही रखा हुआ हाइड्रोस्टैटिक में से. ठीक है, सो टोटल चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक, ओके, इसमें से आइडियल फ्लूइड क्या है, फ्लूइड आइडियल फ्लूइड क्या है, इतना ही पार्ट है. उसके प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने, तो बहुत छोटा सा पार्ट रखा हुआ है. हाँ, सरफेस टेंशन पूरा रखा हुआ है, कुछ भी रिमूव नहीं किया है. ओके, सरफेस टेंशन पूरा रखा हुआ है. एंड हाइड्रो डायनामिक में नो डाउट आपको विस्कोसिटी रखा हुआ है. ठीक है, फिर विस्कोसिटी के बाद आपको स्ट्रोक्स लॉ, ओके, टर्मिनल वेलोसिटी, ये कुछ पॉइंट रखे हुए हैं. और इसमें से भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि 2.8 है आपके टेक्स्ट बुक का, और बर्नौलीज प्रिंसिपल जो कि 2.9 है, ये सिलेबस से रिड्यूस कर दिया. तो बच्चों इतना छोटा कर दिया सिलेबस. मतलब हाइड्रोस्टैटिक में से सिर्फ स्टार्टिंग का एक पार्ट रखा हुआ है कि आइडियल फ्लूइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एकदम इजीली पढ़ सकते हो. सरफेस टेंशन पूरा रखा हुआ है, सरफेस टेंशन एवरीथिंग, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सारे मेनिस्कस शेप, वो पूरा चैप्टर सरफेस टेंशन रखा हुआ है. और हाइड्रोडायनामिक्स में विस्कोसिटी वाला पार्ट रखा हुआ है, बल्कि उन्होंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे. कौन से सेगमेंट से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन बैंक के सारे न्यूमेरिकल के आंसर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून, टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर मेन सेगमेंट. इस क्वेश्चन बैंक में से कौन से सेगमेंट से कौन से क्वेश्चंस लिए हुए और सबके आंसर्स पे हम नॉर्मली डिस्कशन करेंगे. तो 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यूज है पहले. ठीक है, सी इंसेक्ट मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर. ओके, इंसेक्ट दे मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. व्हाई? बिकॉज सरफेस ऑफ वाटर इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. तो इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं. तो आंसर वहां पे दिया हुआ है, डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, कि इंसेक्ट जो वाटर के सरफेस पे चल सकते हैं क्योंकि वाटर का सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. दैट इज सरफेस टेंशन, दैट फिनोमेना इज सरफेस टेंशन. ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल. ओके, the water droplets का जो शेप है स्फेरिकल है. इट इज अगेन बिकॉज ऑफ दी, दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. तो पहले दो क्वेश्चन का आंसर तो सरफेस टेंशन है. क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइल होगा, तो सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा. ठीक है, जब पानी, जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के पास रहता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आई कैन से सरफेस टेंशन कितना होता है, जीरो. ठीक है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, भाई इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो थोड़ा इस पॉइंट पे याद रखो. व्हाट इज न्यूटन जो है ना, न्यूटन ने क्या बोला कि दो लेयर के बीच में जो फोर्स है, न्यूटन ने बोला कि दो लेयर के बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, देखो बहुत जरूरी है, आपको चैप्टर आता रहेगा तो ये क्वेश्चन बैंक का यूज होने वाला है. तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है. ठीक है, वाटर के लेयर्स, जब वाटर फ्लो होता है, जब लिक्विड फ्लो होता है, तो अलग अलग लेयर में फ्लो होता है ना. लिक्विड जब फ्लो होगा तो लेयर टू लेयर फ्लो होता है. ये सबसे नीचे वाली लेयर है.
फिर ये इसके ऊपर वाली लेयर, ये ऊपर, ये टॉप मोस्ट लेयर है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है, उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी कम, उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी कम। तो यू कैन अंडरस्टैंड जब लिक्विड फ्लो होता है तो अलग अलग लेयर में फ्लो होगा, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो ये नीचे वाले लेयर को देखा नहीं जा रहा है, वो चलता है, बोलता है भाई तेरी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये नीचे वाला लेयर इसके ऊपर टेंजेंशियल रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। ये नीचे वाला लेयर जो है वो ऊपर वाले लेयर को खींचता है, टेंजेंशियल रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, पीछे खींचने का कोशिश करता है। इस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको विस्कस फोर्स। ठीक है, तो याद रखो नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर पे टेंजेंशियल रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, एंड इस फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई dx, ये न्यूटन ने दिया। फिर ये जो ईटा है ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये जो ईटा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कितना लिक्विड में फ्रिक्शन है वो ईटा से पता चलता है। लिक्विड पतला है कि गाढ़ा है, थिक है ना? जब तू ग्लिसरीन को हाथ लगाता है, जब तू तार डांबर को हाथ लगाएगा, या फिर तू पानी को हाथ लगाएगा, पानी कैसे पतला रहता है, ओके, तो वो ईटा डिसाइड करता है। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला किसने दिया? न्यूटन ने दिया। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चल, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर पे टेंजेंशियल रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। याद रख, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को खींचने का कोशिश करता है। उस फोर्स को ओके हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। उसका फॉर्मूला ईटा ए डीवी बाई डीएक्स है। ये डीवी बाई डीएक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। बच्चों ये जो डीवी बाई डीएक्स है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि जैसे आप इधर से ऊपर जाओगे, यहां से ऐसे 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 ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ते जाती है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ रही है। अगर इस तरफ जा रहे हो, ग्राउंड से ऊपर 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 जा रहे हो, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ग्राउंड से ऊपर ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मुझे बच्चों ऐसे लगा इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क के लिए वगैरह। इसे थोड़ा सा ब्रशअप किया मैंने आपके साथ कि भाई ये सिचुएशन क्या है। ठीक है, इजी, फटाफट। लिक्विड जब फ्लो होता है तो कैसे फ्लो होता है? लेयर टू लेयर। लिक्विड जब फ्लो होएगा कैसे फ्लो होएगा? लेयर टू लेयर। हर लेयर की वेलोसिटी अलग है, हर लेयर की वेलोसिटी अलग है। सबसे नीचे वाला लेयर की वेलोसिटी कम, फिर उसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा, फिर उसके ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो हर नीचे वाला लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को रोकने का कोशिश करता है, रिटार्ड करने का कोशिश करता है, और इसलिए नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर पे एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स विस्कस फोर्स है। फॉर्मूला है ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। फॉर्मूला लर्न करो, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखो, पहला तो आपको ईटा का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट पूछ सकते हैं, ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं। तो ऐसा यूनिट निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, तो ईटा इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं, F इंटू dx बाई dv अपॉन ए। चलेगा ना यार? इन सबको उधर लेके गया तो ईटा को मैं लिखूंगा F अपॉन ए इंटू dx बाई dv। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। dx मतलब डिस्टेंस, थिकनेस। थिकनेस बोल सकते हो या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो, मीटर में होता है। एरिया किस में रहता है? मीटर स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड। चलो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड ऊपर चला गया, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस यूनिट भी पूछ सकते हैं। सीजीएस यूनिट है पॉइज। भाई ये याद रखना बहुत जरूरी है। सीजीएस यूनिट क्या है? पॉइज। ओके, बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड पॉइजुली, उसके नाम पे रखा हुआ है पॉइज। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट इसका पॉइज है। रिलेशन पूछ सकते हैं बच्चों, रिलेशन 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज
10 पॉइज, ये भी पूछ सकते हैं। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पॉइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डायमेंशन पूछ सकते हैं इसका। ये जो ईटा है ना, ईटा, इसका डायमेंशन पूछ सकते हैं। तो ईटा का डायमेंशन बहुत सुपर हिट है। ईटा का डायमेंशन क्या है? यूनिट को देख के बनाओ। न्यूटन मतलब फोर्स, m1 l1 t - 2। सेकेंड मतलब टाइम, t⁻1 अपॉन l⁻2। तो बच्चों क्या आ जाएगा बताओ? m1 l, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, 1 - 2 इज -1, और t -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ईटा पे इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फॉर्मूला लर्न करके बाहर करेंगे, फिर उसमें एसआई यूनिट पूछ सकते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट पूछ सकते हैं, पॉइस, रिलेशन पूछ सकते हैं, या फिर डायमेंशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। यू शुड बी रेडी फॉर इट। ठीक है, ये फॉर्मूला को मैंने एक्सप्लोर किया क्योंकि अभी सम्स भी अपन सॉल्व करेंगे, तब ये फॉर्मूला याद रखना। बच्चों मैं आपको एकदम ट्रिक दूं, एक सिंपल सा चीज याद रखो, एकदम सिंपल सा चीज, कि ये फॉर्मूला कब लगाओगे? एक लेयर दूसरे लेयर पे जो फोर्स लगा है, कौन से भी लेयर को, दो लेयर के बीच का जो फोर्स है, दो लेयर के बीच में जब फोर्स आएगा ना, फॉर्मूला याद रख, F = eta a dv/dx। ओके, मैंने इन शॉर्ट बताया क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। ओके, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ यू गॉट इट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पर डायमेंशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखो भाई, एक लेयर दूसरे लेयर पे जो फोर्स लगाते हैं उसका फॉर्मूला है, एक लेयर दूसरे लेयर पे जो फोर्स लगाते हैं उसका फॉर्मूला है। ठीक है, ईटा की पूरी कहानी कुंडली याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट कि क्या पूछ सकते क्वेश्चन को, मतलब सिर्फ क्वेश्चन बैंक को कि क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने को आने चाहिए आपको। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। Two capillary tube of radii 0.6 centimeter and 0.3 centimeter are dipped in a same liquid. The ratio of the height through which the liquid will rise in the tube. Height, liquid rise, फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा है? अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि लिक्विड राइज का फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। किसी भी कैपिलरी में, कैपिलरी मतलब एकदम पतली सी ट्यूब, उसमें जो लिक्विड राइज होता है, कैपिलरी में जो लिक्विड राइज होता है, तो कितना राइज हुआ, फॉल भी होता है। ओके, कुछ कुछ लिक्विड फॉल हो जाते हैं, कुछ कुछ लिक्विड राइज हो जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक करो, यू विल श्योरली गेट टू नो कि ये कैपिलरी के क्या कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, या फिर मेरे प्राइम शिक्षा पोर्टल पे मैंने पूरे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको डिफिकल्टीज है समझने में, तो आप उस वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप वीडियोस देख सकते हो। यू विल गेट अ कंप्लीट नॉलेज। ओके, तो जैसे मुझे पता चला, जैसे मैंने एमसीक्यू पढ़ा कि यार लिक्विड राइज इन द कैपिलरी, तो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखते हैं H = 2t cos थीटा r rho g। अभी क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई दो कैपिलरीज, देयर आर टू कैपिलरीज, एक का रेडियस दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर, दिस इज एमसीक्यू नंबर 5। एक का रेडियस दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर। ओके, दोनों का रेडियस पता है, हमें फाइंड करना है दोनों के हाइट का रेशियो। क्या फाइंड करना है हमें? दोनों के हाइट का रेशियो फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है, हाइट का रेशियो फाइंड करना है। और लिखा है सेम लिक्विड, दोनों कैपिलरी को सेम लिक्विड में डाला, मतलब दोनों का T कांस्टेंट रहेगा, कैंसिल कर दो, जो चीज कांस्टेंट है कैंसिल कर दो, दोनों का एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सेम, दोनों कैपिलरी को सेम लिक्विड में डाला, मतलब दोनों का सरफेस टेंशन क्या है? सेम है। सेम लिक्विड में सरफेस टेंशन सेम रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम बनाएगा भाई, दोनों लिक्विड की डेंसिटी भी सेम रहेगी, ग्रेविटी सेम है, 2 सेम है, सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो H और R में रिलेशन क्या बना? इनवर्स। इतना इजी सम है, न्यूमेरिकल ऑप्शन पे डालने का जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मैंने फॉर्मूला लिख दिया,
मैंने देखा कि रेडियस दिया हुआ है, दो कैपिलरी है भाई, दो कैपिलरी है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है और दोनों को सेम लिक्विड में डाल दिया। जैसे मैंने बोला दोनों को सेम लिक्विड में डालेगा तो रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो सेम वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टी कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। इनवर्स है ना, इनवर्स उल्टा हो गया, H1 R1 H2 R2, तो R2 अपॉन R1, R2 की वैल्यू कितनी है 0.3, R1 की वैल्यू कितनी है 0.6, 1 जा 2 जा, आंसर हाफ आएगा। चेक करो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी। ऑप्शन में डालने का जरूरत है नहीं ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख। कैपिलरी राइज, कैपिलरी में जो लिक्विड राइज होता है उसका फॉर्मूला है, दिमाग में फिट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, energy stored in a soap bubble of diameter 6 centimeter and टेंशन दिया है 0.04 न्यूटन पर मीटर। ये बबल वाले सम यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने जो आपको लिंक दिख रहा है उसमें से आप देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो बहुत सारी चीजें। ओके, बोलते हैं कि एनर्जी मतलब वर्क डन, ओके, जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी सोप बबल में। फॉर्मूला क्या है, टी इंटू डी है। अभी ये फॉर्मूला जिनको नहीं आता रहेगा तो उनको तो डिफिकल्ट ही जाएगा, तो सोप बबल वाला आप लिंक देख सकते हो, dw is equal to t into dA, so dw is equal to t into what is the dA, dA is सोप है ना, तो 8 पाई आर स्क्वायर आएगा। सोप में दो इंटरफेस रहते हैं, ओके, तो 8 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला है। सारे वैल्यूज दिए हुए, सब स्टूडेंट गेट द आंसर। देखो t की वैल्यू दी है 0.04 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू r का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई, कुछ लॉग भी यूज करने का जरूरत नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आंसर आना ही है, आराम से आंसर आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻³ जूल। चेक कर सकते हो तुम लोग। फॉर्मूला याद रखो, बबल वाले सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल वाले सम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बबल वाले सम है और एक तो ड्रॉपलेट वाले सम है। तो बबल वाले सम, ड्रॉपलेट वाले सम दोनों भी अपलोड किए मैंने, देख सकते हो तुम लोग, यूट्यूब पे मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है, आप कॉन्फिडेंस गेन करो और फिर इस सम को सॉल्व करो, ओके। एक लास्ट एमसीक्यू है, कर लेते फटाफट। 2 stones with the radii 1:2 fall from a great height through atmosphere. Terminal velocity are in the ratio. अभी सामने से बोला है कि भाई 2 स्टोन है और दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, दोनों के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और बहुत दूर से एटमॉस्फेयर पे गिर रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो। कितना सिंपल है, अभी आपको अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता रहेगा तो फटाक से सॉल्व कर सकते हो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओके, 2/9 बराबर कि नहीं, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। आई होप मैंने राइट लिखा हुआ है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। अभी इसमें क्वेश्चन किसमें घूम रहा है, देखो 2 स्टोन है, दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, बहुत दूर से गिर रहे हैं एटमॉस्फेयर में से, ओके। अभी 2 स्टोन है, एटमॉस्फेयर से गिर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर का ईटा सेम रहेगा, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, मतलब v और r में रिलेशन डायरेक्ट ऐसे बनेगा। तो अगर मुझे v का रेशियो चाहिए तो r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं। v का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, हो गया, ये ऑप्शन। अभी फॉर्मूला, अभी आप सोचो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है तो आप ये सम सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकल्स बहुत इजी रहते हैं, कॉन्फिडेंट डेवलप करो। टर्मिनल वेलोसिटी का सम है, टर्मिनल वेलोसिटी का सम है तो मेरा दिमाग में यही जाएगा ना टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैं ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करूंगा, बराबर है, क्योंकि सम टर्मिनल वेलोसिटी का है तो आई विल गो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, और फिर इसमें देख ले, अरे 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 तब सॉल्व हो गया, है कि नहीं। सो ये हमने खत्म कर दिए सारे एमसीक्यूज, ओके।
तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए हम फिर से आएंगे आपके पास, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन के लिए आएंगे। पहले ये एमसीक्यू वाला जो पार्ट है क्वेश्चन बैंक का वो मैंने कर दिया है। टोटल 7 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ऐसे सिमिलर टाइप के सम जब सॉल्व करोगे तब मजा आएगा, है कि नहीं? सो आई होप यू गॉट आइडिया ऑफ फर्स्ट 7 एमसीक्यू जो क्वेश्चन बैंक के है। आगे के हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।